लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग जो एम्प्लाई हो, जो कंपाउंडर और नर्स, जो एएनएम और ये सब की प्रक्रिया है, वो मैं आपको कर सकता हूँ कि 90% यहाँ के केवल और केवल स्थानीय लोगों को जो है वो ये ट्रस्ट सुविधा देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा संथाल परगना को नहीं मिल सकता। मल्टी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी एक मेडिकल कॉलेज में है, पीएमसीएच पटना में है, रिम्स मेडिकल कॉलेज रांची में है, या उससे ऊपर टाटा मेमोरियल में, जो भी प्राइवेट संस्थान में या सरकारी संस्थान में जिस तरह की सुविधा है, क्योंकि हम एम्स नहीं बन सकते, हमारा मुकाबला एम्स से नहीं है। नमस्कार, जोहार। आज देवघर और आसपास के लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और सौगात मिला बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, जो स्थानीय लोगों के रोजगार का जबरदस्त विकल्प बनेगा, वहीं एक और मेडिकल छात्रों के लिए भी सुनहरा इतिहास लिखेगा। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट का आज विश्वकर्मा पूजा के दिन संस्थान के ओपीडी का शुरुआत देवघर और आसपास के लोगों के लिए बड़ा उपहार साबित होगा। ओपीडी का उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सुनील खबाड़े और बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के सचिव विमल कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। आइए पूरे कार्यक्रम की एक झलक देखते हैं और सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के बारे में सुनते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एम्स में पूरे इलाके का बहुत ही बेहतरीन इलाज है और गरीबों के लिए इससे बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री। शांत रहिए। लेकिन जो एम्स में बच्चों का एडमिशन होता है, जिस पर कि सबसे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनको ज़्यादा मार्क्स आता है नीट में, वो एडमिशन लेते हैं, उसमें स्थानीय बच्चों का एडमिशन नहीं के बराबर होता है। कल ही मैं लिस्ट देख रहा था, उस लिस्ट में बंगाल के बच्चे ज़्यादा थे, बिहार के बच्चे ज़्यादा थे, महाराष्ट्र के बच्चे थे। झारखंड की जो संख्या थी वो केवल 10 से 12% बच्चे हैं जो देवघर एम्स में पढ़ रहे हैं। और हमारा संथाल परगना का जो बच्चा है, गिरिडीह का जो बच्चा है, उसमें एक या दो, मतलब आप समझें कि 400-500 बच्चे में एक या दो। तो बहुत दिनों से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी और बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। कोर्ट में ये मामला फंसा हुआ था, नीलामी की प्रक्रिया में थी, 12 नीलामी इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हो चुका था, कोई भी आ नहीं रहा था। और 2010 से आपको पता है कि ये बन के तैयार था। तो फाइनली 2023 में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने इसको कोर्ट के माध्यम से, नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से लिया। और अब आप देख रहे हैं कि जब कोर्ट की सारी प्रक्रिया, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया कि जो प्रक्रिया है वो जेन्युइन है और ये संपत्ति जो है बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट का है, तो इनका टारगेट है कि 2025 का जो सत्र शुरू हो उसमें विद्यार्थियों का एडमिशन हो। उसके पहले ये ओपीडी की सेवा
आज से चालू हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इससे बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था कि इस पिछड़े सुदूर इलाके में ये ओपीडी की सेवा चालू हो रही है। और इसमें 2-3 काम जो इमीडिएटली होने वाला है। एक तो ये जो ओपीडी की सेवा चालू होगी, इसके अलावा ये लोग मोबाइल वैन भी चलाएंगे जो आसपास की जो एक्टिविटी है उसमें हेल्थ कैंप लगाएंगे, हेल्थ कैंप लगा के करेंगे। इनको जितने भी सीट का परमिशन यदि मिल जाएगा 2025 में, लेकिन ये अस्पताल जो है वो लगभग 700-750 बेड का अस्पताल है। 750 बेड के अस्पताल में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS, उसमें 25% लोगों का इलाज फ्री में हो। जैसा कि एम्स में इलाज होता है वैसा ही इलाज होगा। और जो रेस्ट इलाज है वो रेस्ट इलाज जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 साल के सभी बुजुर्ग को जो है उसकी सुविधा दे दी है कि आप चाहे नौकरी पेशा हैं, पेंशनर हैं, कुछ भी हैं, आपके बच्चे कमा रहे हैं, आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन 70 साल से ऊपर हैं, तो आप आयुष्मान भारत के लिए एलिजिबल हैं। आप लेंगे या नहीं लेंगे वो आपका अपना विषय है। और आयुष्मान भारत में आपको पता है कि देश के जितने गरीब हैं वो हैं। तो इस अस्पताल का मेन टारगेट गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कि हम किसी भी आदमी से सुविधा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे। जो आयुष्मान भारत का जो है या मुख्यमंत्री असाध्य रोग व्यवस्था है या प्रधानमंत्री असाध्य रोग व्यवस्था है, उसी के तहत हम मैक्सिमम लोगों का इलाज करें। तो आप मान के चल सकते हैं कि 80-85% लोग यहाँ निःशुल्क ही इलाज कराते हैं। ये और चूँकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है। इसको बाद के दिनों में जो हमारी बातचीत चल रही है, सचिव महोदय बैठे हुए हैं, अग्रवाल साहब, मेरी वाइफ इसकी चेयरमैन है, तो जो ट्रस्ट के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, इन लोगों का उद्देश्य इसको एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के तौर पर जो है कन्वर्ट करना। 1-2 साल में बच्चे का जैसे एडमिशन हो जाएगा तो ये अपने आप में मेडिकल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 काम करेगी। एक तो MBBS की पढ़ाई करेगी, डेंटल की पढ़ाई करेगी, फार्मा की पढ़ाई करेगी, नर्सिंग की करेगी, जो भी स्वास्थ्य सेवा से लगे हुए जो भी चीज़ें हैं उस पर पढ़ाई करेगी। और दूसरा, ये एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा रिसर्च है। इस यूनिवर्सिटी का 2 ही काम। और चूँकि मैंने कहा चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पैसा ऐसा नहीं है कि किसी के पॉकेट में जाना है, क्योंकि ट्रस्ट के लिए भारत सरकार के गाइडलाइन एकदम मजबूत है कि ट्रस्ट के पैसे को यदि आपने डाइवर्ट किया तो आप जो है जेल जाने के हकदार हैं। मतलब उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और उस नाते इसका जितना भी पैसा आएगा वो यहाँ के लोगों को लगेगा। इसमें 3-4 चीज़ें जो एक अच्छी होंगी कि एम्स और ये अस्पताल एक दूसरे का पूरक बने। जिस फैकल्टी के, आप ये समझिए कि किसी भी अस्पताल को चलने के लिए अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। तो अच्छे डॉक्टर कई एक हैं जो बाहर से आए, लेकिन उनके पति का नौकरी हो गया मान लीजिए, और पत्नी भी। मैक्सिमम ऐसे हैं कि डॉक्टर पति पत्नी ही होते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि डॉक्टर पति है और पत्नी दूसरी है। तो जैसे पति की वहाँ नौकरी हो गई और पत्नी की नौकरी नहीं हुई, वो 19-20 हो गई, तो उनके लिए एक दूसरा ऑल्टरनेट हो गया। हमारे लिए फैकल्टी जो है अच्छी हो जाएगी, या किसी की वाइफ काम कर रही है, उसका हस्बैंड काम नहीं कर रही, तो उनके लिए एक अच्छा चीज़ हो गया कि उनको एक ऑल्टरनेट है, पति पत्नी के लिए ऑल्टरनेट। दूसरा, जो एम्स रिसर्च करेगा तो रिसर्च के लिए उसको और भी अस्पताल की आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा कि एम्स ने देवघर सदर अस्पताल को, गिरिडीह सदर अस्पताल को, दुमका मेडिकल कॉलेज को, गोड्डा मेडिकल कॉलेज को जो है उन किया है। तो ये ट्रस्ट भी चाहेगा कि वो एम्स के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम करे। तो और चौथा जो सबसे बड़ा बात है कि स्थानीय लोगों को रोजगार। एम्स में आप कोटा निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से आपको उस हिसाब से चलना है। लेकिन यहाँ जो है हम प्रयास ये करेंगे कि कम से कम 90% लोग जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग है, क्योंकि फैकल्टी में ये इंस्टीट्यूट भी समझौता नहीं कर सकता। यदि फैकल्टी में ये इंस्टीट्यूट समझौता करेगा तो फिर यहाँ क्यों पढ़ने के लिए आएंगे? तो आज पढ़ना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग
जो एम्प्लॉई हो, जो कंपाउंडर और नर्स, जो एएनएम और ये सब की प्रक्रिया है, वो मैं आपको कर सकता हूँ कि 90% यहाँ के केवल और केवल स्थानीय लोगों को जो है वो ये ट्रस्ट सुविधा देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा संथाल परगना को नहीं मिल सकता। सर, ये संस्थान कब तक फुल फ्लेज में काम करना स्टार्ट कर देगा? मैंने कहा कि देखिए, ये संस्थान जैसे अभी आपने देखा कि ओपीडी चालू हो गया, अभी कोर्ट का आदेश मुश्किल से 1 महीना पहले मिला है और 1 महीने में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है आपने देखा। इसके पहले यदि आप आते तो यहाँ केवल चमगादड़ था, खुद ही आया तो चमगादड़ से ही मुकाबला हुआ। तो अब जिस तरह से काम कर रहे हैं और दिन रात काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 2025 में पहला बैच हो जाएगा। लेकिन कोई भी संस्थान, जैसे एम्स जैसा संस्थान भी आप देखें कि पीटीआई से चला, पंचायत भवन से, वो अब जो है जाकर इस साल फुल फ्लेज्ड हो पाएगा। अभी तक इमरजेंसी सेवा अच्छा, चालू कितना सीट मिलेगा फर्स्ट फेज में? हम लोग तो 150 सीट के लिए प्रयास करें। वो फैसिलिटीज और मेडिकल किस लेवल का होगा? मल्टी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी एक मेडिकल कॉलेज में है, पीएमसीएच पटना में है, रिम्स मेडिकल कॉलेज रांची में है, या उससे ऊपर टाटा मेमोरियल में, जो भी प्राइवेट संस्थान में या सरकारी संस्थान में जिस तरह की सुविधा है, क्योंकि हम एम्स नहीं बन सकते, हमारा मुकाबला एम्स से नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उससे बेहतर मेडिकल फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, उससे ज़्यादा बढ़िया मेडिकल ये मिला। और जैसे मैंने कहा कि 80-85% लोगों का जो योजनाएं चली हैं भारत सरकार की, उसमें फ्री का ही मिला है।